फिर इसी तरह से मैप अप्रूविंग अथॉरिटी जो है वो should facilitate builder and developer in designing the appropriate structure. मैप अप्रूविंग अथॉरिटीज अक्सर जो है वो मैप को अनअप्रूव कर देती हैं ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, कुछ भी उसमें फ्लॉज होते हैं, तो दे शुड फैसिलिटेट द बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इन डिजाइनिंग. अगर बार बार डिजाइन डिसअप्रूव होगा तो डेफिनेटली उसकी अदर मीन्स के ऊपर बिल्डर्स जाते हैं और फिर उसको अप्रूव करवाने के लिए जो है वो ड्राइव भी देनी पड़ती है, वो सब चीज़ें अनफेयर मीन्स में आती हैं. लेकिन मैप अप्रूविंग अथॉरिटीज़ को फैसिलिटेट करना चाहिए कि बिल्डर्स को कैसे जो है वो एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाना है एक और विद इन लिमिट. अब इसी तरह से रिसेंटली ग्राउंड+4 की जो है वो लिमिट इशू हुई थी कि कराची के अंदर ग्राउंड+4 से ज़्यादा जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी. लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं तो यही लिमिट जो है वो एक्सीड कर दी जाती हैं दोबारा से लिमिट के ऊपर लेके ले जाते हैं, तो जो है वो अगर उसने बनाया गया और ग्राउंड+4 के ऊपर वो ले आए वो इलेक्शन की हट होगी और लीड्स टू ब्राइबरी पेमेंट टू द एजेंट्स. ये भी एक मार्केट प्रैक्टिस है जिसके तहत जो है वो लेट रजिस्ट्रेशन अगर होती है, डिले होता है, तो उसके लिए होती हैं. फिर इसी तरह से एज शुड बी विजिलेंट इनफ टू गिव टाइमली करना जरूरी है ताकि नेक्स्ट टाइम डेलिबरेट वायलेशंस ना हो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तरफ से. तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लिए ये भी एक चैलेंज है कि वो टाइमली शो कॉज नोटिस दें और वार्निंग देने के बाद उसकी चीज़ों को, उसकी एक्टिविटीज़ को फ्रीज किया जाए. फिर इसी तरह से 25th पॉइंट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम विल इन्हांस द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, अभी भी ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए आपको डीसी ऑफिस ही जाना पड़ता है, वहीं सारी चीज़ें जो है बायोमेट्रिक भी और डिफरेंट क्रेडेंशियल्स आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं, तो जाके तो बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो एटलीस्ट ऑनलाइन रजिस्टर हो थ्रू द लॉयर्स, तो ट्रांसफर ऑफ टेंडेबल भी हो और क्लियर एंड कट भी हो, उसकी फीस की स्ट्रक्चर भी पहले से ही डिफाइन हो कि इतने जो है वो स्क्वायर यार्ड के ऊपर या इतने स्क्वायर फीट के ऊपर अगर फ्लैट है तो उसका इतना जो है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो चार्ज होगा. इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन कैश ट्रांसफर टू बिल्डर्स लीड्स टू करप्शन. अच्छा, मैंने अभी इससे पहले डिफाइन कर चुका हूँ कि कैश इन्वेस्टमेंट होती हैं बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के पास काफ़ी ज़्यादा, तो उससे मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा होता है वो इधर उधर से जो रिसीव किया हुआ होता है कैश के फॉर्म में, ब्लैक एंड वाइट मनी, वो सारा जो है वो यहाँ करप्शन का वो जब इधर आता है और आके कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है और फिर वो चीज़ें जो है वो मिसलीड करती हैं सारी सिचुएशन को. और उनके FATF ने एक कंडीशन लगाई थी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो नंबर 30 मेरा पॉइंट है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को बाउंड किया था कि वो सारी ऐसी ट्रांसपेरेंट सिस्टम लेकर आए इकोनॉमी में कि जो टैक्स पेमेंट भी हैं और जो बिजनेस एक्टिविटीज़ भी हैं वो भी ट्रू एंड फेयर हों. इसमें कोई जो है वो कैश मनी फॉर्म में जो है वो यूज़ ना हो ज़्यादा से ज़्यादा, मिनिमम कैश को यूटिलाइज हो और मैक्सिमम जो है वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र और जो लीगल पेमेंट्स होती हैं उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको अकाउंट फॉर करने के लिए FATF ने एक कंडीशन लगाई थी और इस वजह से हम लोग ग्रे लिस्ट से अभी तक बाहर नहीं आ सके. ये सारी चीज़ें हैं जो एक हर्डल हैं एक हमारी इकोनॉमी के लिए, करप्शन जो कैश की वजह से होती है. फिर इसी तरह से FIA अप्रोच टू द बिल्डर्स एंड डेवलपर बाय आस्किंग द सोर्स डॉक्यूमेंट एंड रिलेशन विद कस्टमर द थर्ड पार्टी चेक क्रेडिट इन द ब्रांड बिल्डर अकाउंट. थर्ड पार्टी चेक अकाउंट में होता है और लेट्स सपोज जो FIA में रिपोर्ट होने वाले बंदे का हो जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करके या कोई जिसने कहीं से थेफ्ट करके वो पैसे
लेकर आए और हमारे बिल्डर के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, तो वो सारे नोटिस भी जनरेट होते हैं बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, और उसको आंसर देना आंसरेबल भी होता है। उसके लिए भी कोई चैनल होना चाहिए कि थर्ड पार्टी चेक्स को डिस्करेज किया जाए फॉर डिपॉजिटेड इन द बिल्डर अकाउंट। इस तरह FBR नोटिस जो है अगर नॉट रिप्लाई हो, रिप्लाई ना हो विद इन द टाइम फ्रेम, जो उनका टाइम फ्रेम होता है 15 दिन का, 30 दिन का, तो उसमें शो कॉज नोटिस के बाद जो है वो फ्रीज ऑफ द अकाउंट के लिए एक्टिविटी लाजमी है। अदरवाइज नॉर्मली ये होता है कि बिल्डर्स उन नोटिस को सेट असाइड रखकर अपनी कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू रखते हैं, और FBR कंटिन्यूसली नोटिस पे नोटिस नोटिस पे नोटिस इशू कर रहे होते हैं, लेकिन उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा होता। तो और FBR नोटिस भी इशू करता है ऑन द बेसिस ऑफ द रेवेन्यू, ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम। अब ये इस दफ़ा ऑर्डिनेंस जो इशू हुआ है वो ऑर्डिनेंस बिल्कुल क्लियर एंड कट है अपने टैक्सेस के हिसाब से। पर स्क्वायर फीट जमा कराना है, पर स्क्वायर फीट के एनुअल बेसिस के ऊपर डिवाइड करना है, जो टोटल अमाउंट आएगी उसको एनुअल डिवाइड करना है, एनुअल को 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके जमा कराना है FBR में। तो ये बहुत स्टेट अकाउंटिंग, अब स्टेट टैक्स जमा कराने के लिए फिक्स टैक्स रिजीम लेकर आए हैं। अगर इसके बाद भी अगर कोई नहीं करता, तो कंप्लाई नहीं करता कोई बिल्डर, तो डेफिनेटली FBR शुड फ्रीज द अकाउंट, बैंक अकाउंट, सो दैट टू स्ट्रीमलाइन द सिस्टम। 29 पॉइंट में है, builder should not be allowed to open several bank accounts to avoid taxation and tracking of the customer and supplier transaction। ये भी क्लियर एंड कट है इसका। इस तरह से टू कम आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट, FATA फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटीज शुड इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी इन द बिजनेस एंड टैक्स पेमेंट थ्रू प्रॉपर फुल प्रूफ मैकेनिज्म। तो ये मैंने 30 सजेशंस दिए हैं इस ओवरऑल अपनी प्रेजेंटेशन में, इसको इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी जो सजेशन हैं, लेकिन आज तक के लिए मेरे ख्याल से इतना ही है। और बाकी आप लोग बताएं, आपको कोई क्वेश्चन हैं, कोई रेस करनी है इससे रिलेटेड, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। रानी जी सवाल आया हुआ है। जी बोले। आपको मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा लाउड बोलिएगा जी। सवाल आया है जवाद की तरफ से, if NOC of sale is not issued, can builder advertise their project? I have seen many projects which are sold before NOC. जी, ये भी एक कॉमन प्रैक्टिस है अमंग द मार्केट। NOC इशू नहीं होता, कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रही होती है। अब ये कॉमन प्रैक्टिस है बिल्डर्स के अंदर कि NOC के लिए काफ़ी टाइम लगता है, और NOC के लिए आपको पता है कि जब तक NOC नहीं मिलती तो बिल्डर्स जो है वो वेट नहीं कर सकते उसके लिए। अगर 1 साल तक या 2 साल तक अगर NOC नहीं मिलती तो बिल्डर उसके लिए वेट नहीं करता, वो अपनी वो पेमेंट करके उसकी जो कंप्लायंस होती है उस लेवल को वो कोशिश करता है कि NOC की अप्रूव हो जाए। जाहिर है उसकी NOC में कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन में कुछ फ्लॉज होते हैं, या जो है वो अप्रूव बिल्डिंग प्लान के मुताबिक नहीं होते, जो कि कराची के अंदर जो जिस तरह की बिल्डिंग बन रही है, तो उसकी हाई राइजिंग है, उसकी जो साइड के जो पैनल्स निकले हुए होते हैं, जो बालकनीज निकली हुई होती हैं, वो कितनी ओपन है, तो वो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से NOC नहीं मिल रही। एक सवाल और है मेरे पास, ये भी जवाद की तरफ से, कि ट्रांसफर की डिटेल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, इसका कोई शेड्यूल होता है या चार्ट होता है जहाँ से लोगों को इसकी अवेयरनेस मिल जाए? दोबारा बता दें एक मिनट। ट्रांसफर फी डिटेल फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ट्रांसफर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होते हैं जी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर के हवाले से। प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए जो है वो नॉर्मली आपको DC ऑफिस के पास ही जाके ट्रांसफर करना होता है। सब लीज की जो फ्लैट्स होते हैं या फिर जो भी ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी होती है, अब KDA से रिलेटेड है तो KDA से तो जाके मुटेशन होगी, लेकिन अगर सब किसी का फ्लैट है तो वो सब लीज जो है वो DC ऑफिस के थ्रू ही होता है, तो वो रिस्पेक्टिव DC ऑफिस में ही सारे डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, और डॉक्यूमेंट डायरेक्टली जमा नहीं होते। उसके लिए आपको किसी सामने जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू जाना पड़ता है। वो आपकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये जो सेलर परचेजर होता है या सेलर होता है, NICs और उनके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की कॉपी, और साथ में एक पूरा
जो स्टैम्प इस वैल्यू के ऊपर जो है वो आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें ले सबमिट होते हैं डीसी ऑफिस में। वहां पर उन सब के जो है ना वो थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं, तस्वीर वाले एक टेम्पररी का एक चालान देते हैं पेमेंट का, कि ये आपका इस डेट के ऊपर फला डेट के ऊपर आपको ये यहाँ से आके कलेक्ट कर लें। तो जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो आफ्टर ट्रांसफर या सेल डीड, क्योंकि सेल डीड होती है, सेल डीड रजिस्टर होनी पड़ती है, तो रजिस्टर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट। तो डीसी ऑफिस उन सारे डॉक्यूमेंट्स को रखकर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को फॉरवर्ड कर देता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध उसको विद इन दोबारा से रिवर्ट बैक करती है डीसी ऑफिस को, और फिर डीसी ऑफिस से एक कस्टम जो ट्रांसफर करने वाला बंदा होता है फिर वहां से रिसीव करते हैं वो। ये है द प्रोसेस।